Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we'll discuss about the second part of the multiple choice questions on machine learning as per AKTU Lucknow syllabus. So now we start from question number 1. Which classifier does not minimize the empirical risk? कौन सा classifier है जो minimize नहीं करता empirical risk को? A option is SVM, that is also called support vector machine. B option is artificial neural network. C option is perceptron learning algorithm, and the D option is none of the above. And the correct answer is support vector machine, or we can say SVM. So A is the correct answer. Now go to the next question. Specify supervised problem among the following. इनमें से जो प्रॉब्लम्स दी हुई हैं कौन सी प्रॉब्लम सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है? ए पार्ट प्रेडिक्टिंग क्रेडिट कार्ड अप्रूवल बेस्ड ऑन द प्रीवियस हिस्ट्री, किसी भी क्रेडिट कार्ड के अप्रूवल बेस्ड ऑन द प्रीवियस हिस्ट्री के ऊपर. सेकंड, प्रेडिक्टिंग जेंडर फ्रॉम हिज और हर इमेज, किसी की इमेज को देखकर उसका जेंडर मैच करना. सी पार्ट प्रेडिक्टिंग द क्लास ऑफ एन आर्टिकल, किसी आर्टिकल की क्लास पता लगाना फ्रॉम द क्लास ऑफ ओल्ड आर्टिकल की क्लास को देखकर कि किस टाइप का ये आर्टिकल है. ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे के सारे जो ऊपर दे रखे हैं सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं. तो जितने भी ये हैं क्रेडिट कार्ड अप्रूवल, चाहे जेंडर हो इमेज की बेसिस पर या किसी भी आर्टिकल क्लास को पता लगाना हो, all are come under the category of supervised learning. So the correct answer for this is all of the above. So D is the correct answer. Now the next problem is classify review of a movie based on previous review. किसी भी मूवी को रिव्यू करना based on the previous review, कि पॉजिटिव रिव्यू है, नेगेटिव रिव्यू है या न्यूट्रल रिव्यू है. ठीक है, तो किसी भी पुराने रिकॉर्ड के बेसिस पर जिसमें आपको पहले से ही दे रखा है कि भाई ये इनपुट्स के लिए ये रिव्यू आया, ये इनपुट्स के लिए ये रिव्यू आया, किसी ने मूवी को दिया, तो वो सारी चीज़ें सुपरवाइज लर्निंग में आती हैं. तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, सुपरवाइज लर्निंग के अंडर आ रहा है, या बी सेमी सुपरवाइज लर्निंग के अंडर आ रहा है, या सी अनसुपरवाइज लर्निंग के अंडर आ रहा है, या डी रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंडर आ रहा है. ए इज द करेक्ट आंसर सुपरवाइज लर्निंग की, जिसमें हम प्रीवियस हमें पता है कि इस टाइप के एक्सपेक्टेड आउटपुट हो सकते हैं, तो उसी के बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, करंट मूवी का रिव्यू दे रहे हैं. सो ऑल विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सुपरवाइज लर्निंग. सो ए इज द करेक्ट आंसर. व्हाई वी रेस्ट्रिक्ट हाइपोथेसिस स्पेस इन मशीन लर्निंग? हम हाइपोथेसिस स्पेस को मशीन लर्निंग में क्यों रेस्ट्रिक्ट करते हैं? ए पार्ट मेक्स सर्चिंग इजियर, सर्चिंग को इजियर करने के लिए. सेकंड पार्ट अवॉइड ओवरफिटिंग को अवॉइड करने के लिए. सी पार्ट ए और पार्ट बी बोथ आर करेक्ट, एंड द डी पार्ट नन ऑफ देम इज करेक्ट. सो क्योंकि हम हाइपोथेसिस स्पेस को जो रेस्ट्रिक्ट करते हैं मशीन लर्निंग में, वो सर्चिंग इजियर करने के लिए भी और ओवरफिटिंग को अवॉइड करने के लिए भी करते हैं. इसका मतलब है कि सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. सो बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स. आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है. When hypothesis space is richer, overfitting is most likely, and the second one is when feature space is larger, overfitting is most likely. तो hypothesis space जब ज़्यादा होता है या richer होता है तो overfitting होने की chances हैं, जब feature space लार्जर होता है तो ओवरफिटिंग होने की चांसेस है. तो दोनों ही फीचर्स आपकी करेक्ट फीचर्स में आती हैं. इसका मतलब बी ट्रू इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों ही जो स्टेटमेंट दे रखे हैं दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं. हाइपोथेसिस स्पेस रिचर होने पर भी ओवरफिटिंग हो सकती है और फीचर स्पेस लार्जर होने पर भी ओवरफिटिंग हो सकती है. सो बी ट्रू इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम. Which machine learning algorithm is best suited for a newly born child who start to learn walking? एक न्यूली बॉर्न चाइल्ड जो अपना स्टार्ट करता है वॉकिंग लर्न करना, उसके लिए कौन सी मशीन एल्गोरिथम बेस्ट है? ए सुपरवाइज लर्निंग, बी अनसुपरवाइज लर्निंग, सी सेमी सुपरवाइज लर्निंग, या डी रीइंफोर्समेंट लर्निंग. तो डी इज द करेक्ट आंसर, रीइंफोर्समेंट लर्निंग. क्योंकि रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है कि जैसा भी एक्शन लेगा उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक देते हो, रिवार्ड या पेनल्टी देते हो स्टूडेंट को. ऐसे न्यूली बॉर्न चाइल्ड के साथ क्या है, अगर वो वॉक करना लर्न करना चाहता है तो अगर सही से करेगा वॉक तो उसको और अच्छा चल पाएगा और स्टेप चल पाएगा. लेकिन अगर गलत स्टेप चलेगा तो फिर उसके गिरने के चांसेस हैं, चोट लगने के चांसेस हैं. तो इसमें रिवार्ड और पेनल्टी टाइप की लर्निंग है. तो ये किस कैटेगरी के अंडर आएगा? इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जिसमें
जो आपका टीचर है वो सिर्फ आपको ये बताता है कि ये रिवार्ड देगा, उसके बदले आपको रिवार्ड मिलेगा या पेनल्टी मिलेगी, तो उसी टाइप की फीचर होती हैं जब कोई बच्चा आपका स्टार्ट करता है लर्न टॉकिंग। So D, reinforcement learning is the correct answer. Pruning is a technique used to reduce the decision tree size. Pruning एक ऐसी टेक्निक है जिसको हम डिसीजन ट्री का साइज रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। ये किस लिए यूज किया जाती है? दिस इज डन टू अवॉइड ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग। तो प्रूनिंग में जो हम साइज रिड्यूस करते हैं डिसीजन ट्री का, वो हमारी ओवरफिटिंग का साइज को रिड्यूस करने के लिए यूज की जाती है। तो ए पार्ट ओवरफिटिंग इज द करेक्ट। के नियरेस्ट नेगबर एल्गोरिथम इज ए, जो के नियरेस्ट नेगबर एल्गोरिथम जिसको हम शॉर्ट में KNN एल्गोरिथम भी कहते हैं, वो क्या है? इट इज ए पैरामेट्रिक ईगर एल्गोरिथम, नॉन पैरामेट्रिक ईगर एल्गोरिथम, पैरामेट्रिक लेजी एल्गोरिथम, या डी नॉन पैरामेट्रिक लेजी एल्गोरिथम। एंड द करेक्ट आंसर इज नॉन पैरामेट्रिक लेजी एल्गोरिथम। जो KNN एल्गोरिथम होती है वो नॉन पैरामेट्रिक लेजी एल्गोरिथम होती है। Consider the following statement. KNN या K nearest neighbor algorithm performs more computation during testing time rather than training time. यानी KNN जो algorithm है वो ज़्यादा कंप्यूटेशन परफॉर्म करती है टेस्टिंग के टाइम पर रेदर देन ट्रेनिंग के टाइम पर। तो जो स्टेटमेंट है गिवन स्टेटमेंट ट्रू और गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है बिकॉज KNN एल्गोरिथम टेस्टिंग के टाइम पर ज़्यादा कंप्यूटेशन परफॉर्म करती है एज कम्पेयर टू ड्यूरिंग द training time. So A is the correct answer. Now the next statement is, next for the following set of statement determine which option is correct in case of KNN learning algorithm. KNN learning algorithm के केस में कौन से set of statement आपके correct हैं? पहला, for very large value of K, points from other class may be included into the neighborhood. अगर K की वैल्यू लार्ज है, अदर क्लास के पॉइंट्स भी नेगबरहुड में उसके ऐड हो जाते हैं या इंक्लूड हो जाते हैं। दूसरा है फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ के द एल्गोरिथम इज वेरी सेंसिटिव टू नॉइज। अगर के की वैल्यू बहुत कम है तो एल्गोरिथम नॉइज के प्रति काफी सेंसिटिव हो जाती है। तो क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो इसमें जो सी पार्ट है दैट बोथ आर ट्रू इज द करेक्ट आंसर। विच व्हाट इज द नैव एजम्पशन इन ए नैव बेस्ड क्लासिफायर? जो नैव बेस्ड क्लासिफायर होता है उसमें नैव एजम्पशन है क्या? A part, all the features of a class are conditional dependent to each other. B part, all the features of a class are independent to each other. C part, all the classes are independent of each other. And D part, the most probable feature of a class is the most important feature to consider for classification. And the correct answer is कि नैव assumption जो होता है नैव बेस्ड क्लासीफायर में वो ये होता है कि जितनी भी क्लास की फीचर्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं। इसका मतलब है कि बी पार्ट इज द करेक्ट। नाउ द क्लासिफिकेशन बाउंड्री स्पेसिफाई बाय द परसेप्ट्रॉन। जो क्लासिफिकेशन बाउंड्री होती है जो परसेप्ट्रॉन आपका होता है आर्टिफिशियल न्यूरॉन, उसमें क्लासिफिकेशन बाउंड्री को हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं? either by circle or by parabola or by straight line or by ellipse, and the correct answer is it is specified by the straight line. So C part, straight line is the correct answer. Now a perceptron has two inputs x1 and x2 with weights w1 and w2 and a bias weight of w0. The activation function of the perceptron is hx. So the output of the perceptron is given by, जो output है किसी भी perceptron का जो कि आर्टिफिशियल न्यूरॉन नेटवर्क होता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन होता है वो आपका परसेप्ट्रॉन कहलाता है। तो उसका आउटपुट क्या होगा? तो आउटपुट जब भी निकालते हैं परसेप्ट्रॉन में वो आपका निकलता है, आपका जो एक्टिवेशन फंक्शन है पहले वो आएगा h और उसके बाद जो भी वेट है उसका इनपुट से मल्टीप्लाई इंक्लूडिंग वेट। यानी जब भी परसेप्ट्रॉन या आपका आर्टिफिशियल न्यूरॉन का आउटपुट निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो उनके वेट्स होते हैं उनको इनपुट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा w1 x1 प्लस w2 x2। ठीक है, फिर हम देखते हैं उसमें बायस का वेट क्या है। तो बायस का वेट इसमें w0 है, तो w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस w0। ठीक है, फिर देखते हैं जो पूरा ये जो सम करने के बाद वैल्यू आई इसमें एक्टिवेशन फंक्शन क्या है। तो एक्टिवेशन फंक्शन जो होता है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पूरे फंक्शन को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? एक्टिवेशन फंक्शन दैट इज h। ठीक है, तो आउटपुट क्या हो गया? y फर्स्ट पार्ट आंसर हो गया w1 x1 w2 x2 प्लस w0 पूरे का मल्टीप्लाई किससे? h से। ठीक है, बाकी में देखिए बाकी में अलग अलग ऑप्शंस हैं, लेकिन जैसे कि
सेकंड पार्ट है उसमें मल्टीप्लाई नहीं किया है आपका इनपुट से, थर्ड पार्ट है उसमें एक्टिवेशन फंक्शन से मल्टीप्लाई नहीं किया है, डी पार्ट है, डी पार्ट में माइनस कर रखा है इन्होंने बायस को, जबकि बायस क्या होता है, ऐड होता है। तो ए आपका जो पार्ट है y इक्वल टू एच w1x1 प्लस w2x2 प्लस w0 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आप किसी भी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में जब देखेंगे कोई भी आपका आर्टिफिशियल न्यूरॉन होता है तो हमेशा उसका यही आउटपुट। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक फंक्शन कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड बाय ए परसेप्ट्रॉन हैविंग टू इनपुट्स? कौन सा लॉजिक फंक्शन है जो परसेप्ट्रॉन या आर्टिफिशियल न्यूरॉन इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता जिसके पास दो इनपुट हैं? तो दैट इज ऑलवेज द एक्सॉर, क्योंकि उसमें क्या होता है कि दोनों इनपुट हमेशा क्या होते हैं, अगर सेम होते हैं तो रिजल्ट हमेशा 0 देता है। ठीक है, इसलिए हम परसेप्ट्रॉन के थ्रू एक्सॉर आपका जो लॉजिक फंक्शन है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। नाउ विच व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग द बैक प्रोपगेशन रूल? बैक प्रोपगेशन रूल के रिगार्डिंग क्या ट्रू है? A part, it is also called generalized delta rule. B part, error in output is propagated backward only to determine the weight updates. C part, there is no feedback of signal at any stage. And D part, all of the above. तो क्योंकि बैक प्रोपगेशन रूल में सारे के सारे स्टेटमेंट हैं कि ये जनरलाइज डेल्टा रूल भी कहलाता है, इसमें जो एरर आती है वो भी प्रोपेगेट वेट होकर वेट्स को चेंज करती रहती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, और इसमें किसी भी सिग्नल का किसी भी स्टेज पर फीडबैक भी नहीं होता है। इसका मतलब डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। विच वन इज द ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ए पार्ट, इन बैच ग्रेडियंट descent we update the weights and biases of the neural network after forward pass over each training example. Second, in batch gradient descent, we update the weights and biases of our neural network after forward pass over all the training example, not each training example, over all the training examples. C part is each step of stochastic gradient descent takes more than each step of batch gradient descent. And the last one is the none of the above. And the correct answer is the B, in which the each in batch gradient descent we update the weights and biases of our neural network after forward pass over all the training example. तो ए और बी में अगर आप डिफरेंस देखें तो ए में ईच ट्रेनिंग एग्जाम्पल लिखा हुआ है, बी में ऑल द ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स है। तो बी ऑल द ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स वाला आपका करेक्ट आंसर है। नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इमेज रिकॉग्निशन प्रॉब्लम, कोई भी इमेज रिकॉग्निशन प्रॉब्लम के लिए विच आर्किटेक्चर ऑफ न्यूरल नेटवर्क इज बेस्ट सूटेड? कौन सा न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर बेस्ट सूटेड है? ए पार्ट, मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन, बी रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, सी पार्ट कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, and D part is the perceptron. तो करेक्ट आंसर इज सी पार्ट कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। अगर कोई इमेज रिकॉग्निशन की प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमेशा किसका यूज करते हैं हम? कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का यूज करते हैं। स्टेप्स फॉर यूजिंग ए ग्रेडियंट डेसेंट एल्गोरिथम, कुछ स्टेप्स दे रखे हैं ग्रेडियंट डेसेंट एल्गोरिथम के, हमें बताना है कि उनका करेक्ट ऑर्डर क्या है, कि पहला स्टेप कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, उनको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। फर्स्ट इन्होंने दे रखा है कैलकुलेट एरर बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द प्रेडिक्टेड वैल्यू। सेकंड दे रखा है रिपीट अंटिल यू फाइंड द बेस्ट वेट ऑफ नेटवर्क। थर्ड दे रखा है पास एन इनपुट थ्रू द नेटवर्क एंड गेट वैल्यू फ्रॉम आउटपुट लेयर। ठीक है, फोर्थ दे रखा है इनिशियलाइज रैंडम वैल्यू ऑफ वेट एंड बायस। फिफ्थ दे रखा है गो टू ईच न्यूरॉन विच कंट्रीब्यूट टू द एरर एंड चेंजेस इट्स रेस्पेक्टिव वैल्यूज टू रिड्यूस द एरर। तो सबसे पहले कौन सा स्टेप होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनिशियलाइज करेंगे रैंडम वैल्यूज फॉर वेट एंड बायस। इसका मतलब पहले स्टेप में क्या आएगा? फोर्थ पॉइंट आएगा कि इनिशियलाइज करना है हमें वेट ऑफ बायस की रैंडम वैल्यूज क्या क्या होंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे? इनपुट पास करेंगे। भाई आपने वेट ऑफ बायस दे दिए, अब इनपुट पास करिए नेटवर्क से, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से। पास एन इनपुट थ्रू द नेटवर्क एंड गेट द वैल्यू फ्रॉम आउटपुट लेयर। इसका मतलब सेकंड ऑर्डर में क्या आएगा? पहला में फोर्थ आया, फिर क्या आया? थर्ड आया। ठीक है, इनपुट पास करने के बाद आप क्या करोगे? चेक करोगे एरर कितनी आई। आपने भाई इनिशियलाइज कर लिया वेट बायस को, इनपुट दे दिया और आउटपुट देख लिया। अब जो आउटपुट आया आपका आपका एक्चुअल आउटपुट, आप क्या करोगे? उससे एरर फाइंड करोगे। तो थर्ड पार्ट क्या होगा? फर्स्ट वाला कि कैलकुलेट एरर बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द प्रेडिक्टेड वैल्यू। क्या आप एक्चुअल वैल्यू जो निकल के आई है आउटपुट से और प्रेडिक्टेड वैल्यू के बीच में डिफरेंस पता करोगे कितने आया। ठीक है, नेक्स्ट इज फिर आप क्या करोगे?
गो टू ईच न्यूरॉन, यानी कि फिफ्थ पार्ट पे आओगे कि गो टू ईच न्यूरॉन विच कंट्रीब्यूट टू द एरर एंड चेंजेस इट्स रेस्पेक्टिव वैल्यू। रेस्पेक्टिव वैल्यू मतलब उसका वेट ऑफ बायस चेंज करोगे। भाई आपको सारे न्यूरॉन्स को चेक करोगे तो देखोगे किसकी वजह से एरर प्रोड्यूस हुई है, और हम क्या करेंगे उसके रेस्पेक्टिव वैल्यूज में यानी कि उसके वेट ऑफ बायस में चेंज करेंगे जिस न्यूरॉन की वजह से एरर हुई है, जिससे कि हमारी क्या हो सके, एरर रिड्यूस हो सके। तो पहले फोर्थ पार्ट आया, फिर थर्ड आया, फिर फर्स्ट आया, फिर फिफ्थ आया, और लास्ट क्या आएगा, सेकंड पार्ट। दैट इज रिपीट अंटिल यू विल फाइंड द बेस्ट वेट्स ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ए 43152 फॉर ए ग्रेडियंट descent. Now, inappropriate selection of learning rate value इन ग्रेडियंट डेसेंट, अगर आप इनअप्रोप्रिएट सिलेक्शन करोगे, लर्निंग रेट का गलत सिलेक्शन करोगे, लर्निंग रेट वैल्यू का किसी भी ग्रेडियंट डेसेंट एल्गोरिथम में, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, लोकल मिनिमा, ऑसिलेशन, स्लो कन्वर्जेंस, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर गलत सिलेक्शन कर लिए तो सारी चीजें गलत हो जाएंगी, आपका लोकल मिनिमा में गलत हो जाएगा, ऑसिलेशन में गलत हो जाएगा, स्लो कन्वर्जेंस में गलत हो जाएगा। So the correct answer is all of the above. The back propagation algorithm is prone to suffer from the issue. जो back propagation algorithm है वो किस issue से suffer करता है? A part local minima, B part scaling, C part slow convergence, and D part all of the above. And the correct answer is all of the above. Bayesian networks allow compaction specification of, Bayesian जो networks हैं वो किसका allow करते हैं compact specification? ए पार्ट बिलीफ का, बी पार्ट प्रोपोर्शनल लॉजिक स्टेटमेंट का, सी पार्ट जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, एंड डी पार्ट कंडीशनल इंडिपेंडेंस का। एंड द करेक्ट आंसर इज बेसियन नेटवर्क जो कॉम्प्लेक्स स्पेसिफिकेशन अलाउ करते हैं वो करते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस रूल इज यूज्ड, जो बेस के रूल्स हैं वो किस लिए यूज किए आते हैं? ए पार्ट क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए, बी पार्ट क्वेरीज की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करने के लिए, सी पार्ट क्वेरीज की कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज करने के लिए, डी पार्ट आंसर प्रोबेबिलिस्टिक क्वेरीज का आंसर देने के लिए। तो डी पार्ट आंसर प्रोबेबिलिस्टिक क्वेरीज इज द करेक्ट आंसर। This technique uses the method of finding training partition records that have the exact predictor value as the new observation. कौन सी टेक्निक यूज करते हैं ट्रेनिंग पार्टीशन फाइंड करने के लिए? ठीक है, ए नैव बायस, बी कंप्लीट बायस, सी मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, एंड डी पार्ट नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज कंप्लीट बायस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? A part. Bayes model is more suitable for classification task rather than prediction task. जो Bayes मॉडल है वो क्लासिफिकेशन के लिए ज़्यादा suitable है rather than prediction. ठीक है. B part. When the number of predictors is more, जब number of predictors ज़्यादा होते हैं then exact Bayes model is more suitable. C part. It is preferable to use categorical predictor for computing Bayes model. And the D part. Numerical predictor are converted into the categorical predictor through training. And the B part, that when the number of predictors are more, exact Bayes model is more suitable is the, for naive Bayes model which of the following statement is true? Naive Bayes model के लिए कौन सा statement true है? A part, it is not suitable for classification task. B part, it requires reasonable accuracy in rank ordering of probability value to classify a new observation. C part, dominator in naive Bayes formula probability computation impact the rank ordering of probability values, and D part all of the above. And the correct answer is it requires reasonable accuracy in rank ordering of probability value to classify a new observation. Tool which is used to compute the conditional probability in Bayes model is A histogram, B pivot table, C lift curve, or D conditional formatting. And the correct answer is B pivot table. Next is Bayesian networks are A locally structured, B fully structured, C partial structured, D all of the mentioned. The correct answer is Bayesian networks are locally structured. Bayesian networks make use of dash to answer queries. किसका use करते हैं Bayesian networks queries को answer करने के लिए? A full distribution, B joint distribution, C partial distribution, and D all of the mentioned. And the correct answer is joint distribution. So B part is the correct answer. The VC dimension of hypothesis space H1 is more than the VC dimension of hypothesis space H2.
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड, इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं? ए पार्ट, द नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग ए हाइपोथेसिस इन H1 is larger than the number of examples required for H2. B part, the number of examples required for learning a hypothesis in H1 is smaller than the number of examples required for H2. C part, no relation to number of samples required for PSC learning. And the A part is the correct answer, that number of examples required for learning a hypothesis in H1 is larger than the number of examples required for H2. Predicting the selling price of a house, किसी भी हाउस की सेलिंग प्राइस को प्रेडिक्ट करना is an example of binary classification, multi-level classification, simple linear regression or multiple linear regression. And D part, multiple linear regression is the correct. Which of the following statements are true? इनमें से कौन से statements true हैं? First, model which overfit are more likely to have high bias. Second part, models which overfit are more likely to have low bias. The third, models which overfit are more likely to have high variance. And fourth, models which overfit are more likely to have low variance. ठीक है, इसका मतलब जो ओवरफिट मॉडल्स होते हैं उनमें पहला पार्ट कहता है हाई बायस होता है, सेकंड पार्ट कहता है लो बायस होता है, थर्ड पार्ट कहता है हाई वेरिएंस होता है और फोर्थ पार्ट कहता है लो वेरिएंस होता है. एंड द करेक्ट आंसर इज बी, सेकंड एंड थर्ड. यानी कि जो ओवरफिट वाले मॉडल्स होते हैं उनमें लो बायस और हाई वेरिएंस होता है, जबकि जो अंडरफिट मॉडल्स होते हैं उनमें हाई बायस और लो वेरिएंस होता है. तो अगर प्रॉब्लम आपको अंडरफिट की आती है तो अंडरफिट के केस में हाई बायस और लो वेरिएंस होगा, जबकि जो ओवरफिट की इसमें प्रॉब्लम दे रखी है इसमें लो बायस और हाई वेरिएंस इज द करेक्ट आंसर. तो जो बी पार्ट है कि सेकंड और थर्ड करेक्ट है, दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट. So B is the correct answer.